नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज जिन खबरों पर हमारी नजर रहेगी उसमें सबसे पहले उत्तरकाशी की बात करेंगे, जहां पर मजदूरों को बचाने का काम 16वें दिन भी जारी है और सुरंग के अंदर बीते 16 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए हैं। उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सरकारें लगातार प्रयासरत है। रविवार से जहां पर वर्टिकल ड्रिलिंग पर काम शुरू किया गया, यही नहीं, सरकार की तरफ से एक साथ 6 प्लान बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। अगली खबर में समंदर में भारत की बढ़ती ताकत की बात होगी और इसी कड़ी में अब विध्वंसक युद्धपोत INS इम्फाल का अनावरण कल किया जाएगा। इससे न केवल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की समुद्री ताकत में मजबूती आएगी, बल्कि ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को भी पूरा करेगा। ये एक ऐसा युद्धपोत है जिसे दुश्मन के रडार भी पकड़ने में सफल नहीं हो पाएंगे। इधर कभी अपनी कट्टर मान्यताओं के लिए पहचाने जाने वाला सऊदी अरब, जिसमें बदलाव की बयार दिखने लगी है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार महिलाओं को पहचान देने में जुटे हैं और अब तो सऊदी सरकार ने मॉडल नाया नबील को सऊदी पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। किस तरीके के बदलाव सऊदी में हो रहे हैं उसकी चर्चा भी वंदे भारत में करेंगे, लेकिन आइए शुरुआत करेंगे उस मुहिम की जो बीते 16 दिन से जारी है। यानी कि 16 दिन, पिछले करीब 375 घंटे से सिलक्यारा की सुरंग में मजदूर फंसे हुए हैं और मजदूरों को निकालने के लिए अमेरिकी ऑगर मशीन लगाई गई। शुरू में हालांकि ऑगर मशीन बहुत अच्छी तरह से काम कर रही थी, लेकिन उम्मीद ये बढ़ी थी कि मजदूर जल्द बाहर आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पाइप बिछाने के दौरान ऑगर मशीन का एक हिस्सा टूट गया और इसी के साथ उम्मीद पर पानी बह गया। लेकिन अब सरकार ने फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए एक नहीं बल्कि 6 फ्रंट पर प्लानिंग की है और इसके साथ सरकार आगे बढ़ती जा रही है। एक एक कर आपको सभी प्लान्स के बारे में बता देती हूँ, जिसमें सबसे पहले प्लान ए की बात करूंगी। प्लान 1, ऑगर मशीन निकाल ली गई है, पाइप की मरम्मत होगी और पाइप में ट्रेन लोग हैं जिनको पूरी ट्रेनिंग मिली हुई है कि कैसे जाया जाएगा, वो लोग इसमें अंदर जाएंगे। मैनुअल ड्रिलिंग का भी प्लान है। अब प्लान 2 पर आ जाती हूँ। प्लान 2 है वर्टिकल ड्रिलिंग, जो कि लगातार जारी है। 86 मीटर ड्रिलिंग होनी है और वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ आगे बढ़ा जा रहा है। प्लान 3 ये है कि टनल के परपेंडिकुलर 180 m हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जाएगी। प्लान 4 ये है बरकोट साइड से ड्रिलिंग, जो अभी भी की जा रही है, इस पर भी काम हो रहा है और अब तक 4 ब्लास्ट किए जा चुके हैं। प्लान 5 क्या है? सेफ्टी मेजर, यानी कि ड्रिफ्ट टनल का भी काम लगातार जारी है। और प्लान 6 जो कि सेफ्टी मेजर का ही हिस्सा है, टनल के चारों ओर से इस वक्त काम चल रहा है और स्पेशल सेंसर से लगातार वाइब्रेशंस को चेक किया जा रहा है। वजह क्या है? इन प्लान 6 के साथ आगे बढ़ते हुए मजदूरों को जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए, इसी के कवायद में तेजी देखने को मिल रही है। हर बाधा दूर करेंगे, 41 जिंदगी बचाएंगे। वर्टिकल ड्रिलिंग, उम्मीद बढ़ी, बचेंगे 41 जिंदगी। 16 दिन, 41 जिंदगियां, कितनी परेशानी। बाहर आएंगे मजदूर, मंजिल नहीं दूर। करीब 375 घंटे हो गए, लेकिन सुरंग में फंसे मजदूर अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। मजदूरों को निकालने के लिए वॉर लेवल पर राहत और बचाव कार्य जारी है। एक्शन में सेना भी आ गई है। एक साथ कई प्लान पर काम किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों का साफ कहना है कि मजदूरों को बचाना सबसे अहम है। हम सब इस बात के गवाह हैं कि हम कोई एक ऑप्शन पे अगर हम टिके रहे तो उसमें भी बाधाएं आती है। हमारा शुरू से ये प्लान रहा है कि हम कई ऑप्शंस में साइमल्टेनियसली काम करें, जो हम कर रहे हैं। तो हम इसको वर्टिकल ड्रिलिंग वर्सेस हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के माध्यम से नहीं देखें। हम वो अलग काम है, ये अलग काम है। हमारा मकसद बस एक है कि हम जल्द से जल्द अपने साथी को बाहर निकाल पाएं। किसी भी जरिया से हम जाएंगे, जो पहले हो जाएगा उसी को हम पुश करेंगे ज्यादा। सुरंग में फंसे मजदूरों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पल पल की जानकारी ले रहे हैं और अब पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा सिलक्यारा टनल पहुंचे।
और इसके ऑपरेशन का जायजा लिया। पीके मिश्रा ने टनल में फंसे मजदूरों से फोन पर बात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए मजदूरों से अंदर के हालात की जानकारी ली और सभी के स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल पूछे। पीके मिश्रा ने मजदूरों को आश्वस्त किया कि जल्दी उनको सुरंग से बाहर निकाल लिया जाएगा। मैं पीके मिश्रा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, आप लोग कैसे हैं? हाँ, आप लोग सब ठीक हैं? तो देखिए, तेलंगाना में एक तरफ जहां पर चुनाव प्रचार चरम पर है, प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी की नैया पार लगाने के लिए खुद कमान संभाली हुई है और तेलंगाना में कई चुनावी कार्यक्रम भी है और ऐसे में पीएम धार्मिक अनुष्ठान में शामिल हुए। आज उन्होंने सुबह 8 बजे तिरुमाला मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की विशेष पूजा की और शाम को गुरु पूर्णिमा के शुभ मौके पर अमीरपेट गुरुद्वारा में उन्होंने मत्था टेका, जिसकी तस्वीरें अब से कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाई थी। और अब कोटि दीपोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए हैं। कार्तिक मास में आज के दिन दीप दान करने की परंपरा है और इसी परंपरा को निभाने के लिए प्रधानमंत्री कोटि दीपोत्सव में शामिल हुए हैं। एक तरफ जहां पर वाराणसी की तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, देव दीपावली का कार्यक्रम जहां पर चल रहा है, उसी तरीके से हैदराबाद में कोटि दीपोत्सव 14 नवंबर से शुरू हुए कोटि दीपोत्सव का आज 13वां दिन है और इसी में शामिल प्रधानमंत्री मोदी हुए हैं। हर साल कोटि दीपोत्सव में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और अपने इसी तेलंगाना दौरे के बीच प्रधानमंत्री मोदी कोटि दीपोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। त्वयतु विजयतां सर्वसाम्राज्यलक्ष्मी श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधा शोभामानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः भवति शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। मंत्रोच्चार के साथ ही कोटि दीपोत्सव में शामिल प्रधानमंत्री मोदी सनातन का संदेश सीधे तेलंगाना की धरती से प्रधानमंत्री मोदी का कोटि दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल प्रधानमंत्री मोदी हुए हैं। और हर साल अगर इस दीपोत्सव की आप बात करेंगे, कोटि दीपोत्सव इसको लोगों के बीच इसकी पहुंच लगातार बढ़ती जा रही है। जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं कोटि दीपोत्सव का हिस्सा बनने के लिए और लगातार ये 14 नवंबर से शुरू हुआ कोटि दीपोत्सव का कार्यक्रम, जिसका आज 13वां दिन है, यानी कि कल 14वें दिन इसका समापन होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज 13वें दिन कोटि दीपोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और एक तरफ जहां पर वाराणसी की तस्वीरें आपने देखी, देव दीपावली का कार्यक्रम है जहां पर 70 से ज्यादा विदेशी डेलीगेट्स और डिप्लोमेट्स शामिल हुए गंगा आरती में और दीपोत्सव का हिस्सा बने। भारत की परंपरा, धार्मिक अनुष्ठान किस तरीके से विदेशियों के बीच अपनी पहचान बना रहा है, उसकी एक झलक देखने को मिली काशी से, जहां पर घाटों पर दीप जलाए गए। और इसी बीच हैदराबाद का एक कार्यक्रम, कोटि दीपोत्सव का कार्यक्रम, जिसका आज 13वां दिन है और प्रधानमंत्री मोदी कोटि दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपोत्सव का खास महत्व और इसीलिए वो तस्वीरें काशी से, फिर चाहे हैदराबाद हो, वहां से वो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर कोटि दीपोत्सव का ये
कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। इससे पहले आपने देखा उनकी तरफ से एक लंबा रोड शो किया गया, क्योंकि तेलंगाना में चुनाव होने हैं और इसी तरीके से प्रधानमंत्री का प्रचार प्रसार पार्टी कैंडिडेट्स के लिए एक तरफ जारी है, तो दूसरी तरफ धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा भी प्रधानमंत्री मोदी बनते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले गुरुद्वारे में वो पहुंचे, मत्था टेका, आशीर्वाद लिया और उसके बाद कोटि दीपोत्सव का हिस्सा बने। मंत्रोच्चार अभी इस वक्त किया जा रहा है और इस वक्त आरती में शामिल प्रधानमंत्री मोदी कोटि दीपोत्सव के इस मौके पर। और प्रधानमंत्री इस वक्त आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर अमीरपेट गुरुद्वारा प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे और अब कोटि दीपोत्सव के कार्यक्रम में शामिल प्रधानमंत्री हुए, जहां पर मंत्रोच्चार के साथ हिस्सा बने वो आरती का भी। अब अगली खबर का रुख करेंगे और बात करेंगे आम आदमी पार्टी की, जो कि शराब घोटाले के मुद्दे की वजह से लगातार बैकफुट पर है, लगातार डिफेंस मोड में है, बचाव की मुद्रा में है। अपने आप को ईमानदार पार्टी बताते हुए ये कहती है कि उन्हें फंसाया जा रहा है और इसी बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर घोटालों का नया आरोप लगाया। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाते हुए सीएम केजरीवाल पर हमला बोला और बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल करप्शन के पीएचडी होल्डर हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। करप्शन का सवाल, निशाने पर केजरीवाल। भ्रष्टाचार पर बीजेपी ने केजरीवाल को घेरा। आम आदमी पार्टी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती है कि उनकी पार्टी में करप्शन नाम की कोई चीज नहीं, वो विकास की बात करते हैं। मगर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को कट्टर बेईमान पार्टी कह दिया। बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाया है और सीधे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया। बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार के पीएचडी होल्डर केजरीवाल सभी घोटालों के किंगपिन हैं। क्राइम मास्टर गोगो अरविंद केजरीवाल जी, कुछ तथ्य आपके समक्ष पेश करके पुनः कुछ गंभीर सवाल पूछने का समय आ गया है। दिल्ली जल बोर्ड स्कैम 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ठेकेदारों को दिए, लेकिन एस्टिमेटेड कॉस्ट आई 1500 करोड़ के आसपास। 1500 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए, ये कितने के दिए गए? ये करीब 1950 करोड़। दरअसल कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि दिल्ली में जल संकट हो सकता है और अब इसको लेकर बीजेपी आक्रामक है। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली जल बोर्ड में 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। घोटाले का आरोप लगाते हुए गौरव भाटिया ने कहा कि 10 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी में केवल अपग्रेडेशन होना था, दूसरी कैटेगरी में क्षमता बढ़ाने का काम होना था। 2022 में दिल्ली जल बोर्ड ने इसके ठेके दिए, जिनकी कुल वैल्यू 1938 करोड़ रुपए के आसपास थी, जबकि इसकी अनुमानित लागत सिर्फ 1500 करोड़ रुपए थी। इसका सीधे मतलब है कि इसमें इनके द्वारा स्वयं लगाए गए एस्टिमेट में 30% की वृद्धि करके ठेके दिए गए। एस्टिमेटेड कॉस्ट जहां 1500 करोड़ थी, वहां कॉन्ट्रैक्ट 1950 करोड़ के दिए गए। 450 से 500 करोड़ रुपए के आसपास का ये घोटाला किया गया। 4 दिन पहले केजरीवाल सरकार के मंत्री आतिशी ने दावा किया कि दिल्ली जल बोर्ड का फंड रोक दिया गया है, जिससे राजधानी में जल संकट गहरा सकता है। उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से इस मामले में दखल देने की मांग की और अब बीजेपी ने करप्शन का आरोप लगाया।
पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह करप्शन के मामले में सलाखों के पीछे हैं, जबकि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जमानत पर जेल से बाहर। वहीं बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल भी करप्शन में पूरी तरह से लिप्त हैं। ईडी ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को शराब घोटाले में पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। ऐसे में लग रहा है कि आने वाले दिनों में केजरीवाल सरकार की राह मुश्किलों से भरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले पर बीजेपी हमलावर है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया और अब बीजेपी ने इसकी सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी वीके सक्सेना को एक खत लिखा है और वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी और सीबीआई को लिखे हुए लेटर में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए। सोर्सेस की अगर माने तो उन्होंने इसमें क्या लिखा है वो मैं आपको बता देती हूं। उनकी तरफ से कहा गया कि सिंगल कोटेशन के आधार पर एक कंसल्टेंट ने एक एस्टिमेट तैयार किया, बाजार मूल्य से अधिक का एस्टिमेट तैयार किया गया। 10 एसटीपी को अपग्रेड करने की जो अनुमानित लागत है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट 1508 करोड़ रुपए थी, जबकि 1938 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया गया। और बीजेपी के इस आरोप पर आम आदमी पार्टी ने बचाव किया। पार्टी की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कथित गड़बड़ी का ठीकरा अफसरों पर फोड़ दिया गया है। बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि कुछ अधिकारी ने दिल्ली जल बोर्ड में टेंडर नियमों का उल्लंघन किया। दिल्ली सरकार शिकायत के आधार पर पहले ही दिल्ली जल बोर्ड और साथ ही वित्त विभाग से कह रही है कि दोषी अधिकारियों की पहचान की जाए, लेकिन अभी तक कोई एक्शन इसी के साथ नहीं लिया गया है।